चलो बच्चों, इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और कुछ और MCQs यहाँ पे हम MHT CET के लिए करेंगे। चैप्टर नंबर 13 AC सर्किट्स। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, इंडक्टर ऑफ 100 माइक्रो हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 400 पिकोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, इसका मतलब LCR सर्किट है। तो यहाँ पे रेजिस्टर का वैल्यू आपको दे रखा है 2 ओम, देन इंडक्टर मतलब L का वैल्यू आपका 100 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो इसका मतलब आपका ये 10⁻⁻⁴ हेनरी हो जाएगा, राइट। कैपेसिटर 400 पिको फराड होता है यहाँ पे 400 पिको फराड। अब देखो पिको जो वर्ड है, सॉरी पिको जो है, पिको फराड का मतलब होता है 10⁻12 फराड, तो ये 10⁻12 हो जाएगा। सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, जिसका RMS वैल्यू जो है EMF का वो 0.1 वोल्ट है, तो ERMS आपका 0.1 वोल्ट हो जाएगा। एट रेजोनेंस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस बोला। अब देखो एट रेजोनेंस क्या होता है बताओ, या अगर याद होगा तुम्हें तो LCR सर्किट में XL इज इक्वल टू जब XC हो जाता है तो आपका रेजोनेंस होता है, और आपका Z का वैल्यू जो होता है वो R के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब Z का वैल्यू जो होता है वो आपका ERMS अपॉन IRMS होता है, या E0 अपॉन I0 दोनों चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे ERMS अपॉन IRMS लेंगे। Z का वैल्यू R रख दो, ERMS का वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है, यहाँ से आपको IRMS का वैल्यू मिल जाएगा। तो IRMS का वैल्यू जो होगा वो 0.1 अपॉन R हो जाएगा, और 0.1 अपॉन R का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो 0.1 अपॉन 2 ये आपका IRMS हो गया। 0.1 अपॉन 2 कितना होगा बताओ, 0.5 या 5 इंटू 10⁻², इधर एक 2 0 आगे कर दो, तो 5 इंटू 10⁻², या दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻²। 10⁻², हाँ ठीक है चलो IRMS मिल गया। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो देखो अगर आप इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप EL जो होता है वो I इंटू XL हो जाएगा। जो भी करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है E इज इक्वल टू IR होता है, I इंटू XL हो जाएगा। XL जो है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, या एक हिसाब से इंडक्टर का रेजिस्टेंस जैसा आप मान के चलो। तो यहाँ से आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर I इंटू XL मिल जाएगा। ना हम जो I लेते हैं सर्किट में वो एक्चुअली में हमेशा IRMS होता है। कोई सिंगल वैल्यू अगर आप ले रहे हो वोल्टेज या करंट का, हमेशा RMS वैल्यू होता है, तो RMS इंटू XL हो जाएगा। और XL का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा इंटू L हो जाएगा। बस निकाल लो यहाँ से। IRMS का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10⁻² इंटू ओमेगा का वैल्यू भी चाहिए हमको यार। ओमेगा का वैल्यू नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, नहीं भैया। अच्छा XL इज इक्वल टू XC तो हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, XL का वैल्यू ओमेगा L, नहीं ओमेगा तो मिलेगा ना, ओमेगा चाहिए हमको। XL इज इक्वल टू XC, फ्रीक्वेंसी तो देना पड़ेगा, AC सोर्स ऑफ RMS। वैसे रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तुम निकाल सकते हो साइड से। काम करो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/2π√L इंटू C, यही होता है ना। तो 2π को यहाँ भेज दो तो 2πfR इज इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा। 2πf आपका ओमेगा R हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअली यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही आएगा क्योंकि रेजोनेंस की ही बात हो रही है। तो ये यहाँ से निकाल लो यार, 1/√L। L कितना है देखो, 10⁻⁴, 400 इंटू 10⁻12, तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 400 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो इसका तुम देखोगे तो 4 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, और 10⁻10 माइनस 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो बाहर निकलते ही 1/2 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, और ये 0.5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, या 5 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ये आपका रेडियन पर सेकेंड, जो भी इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा R मैंने यहाँ से साइड से निकाल लिया है 5 इंटू 10⁻6, तो 5 इंटू 10⁻6, और आपका जो L है वो L का वैल्यू यहाँ पे देखे रखा है 10⁻⁴, तो 10⁻⁴, 10⁻2 10⁻6, तो ये तो सीधा सीधा आपका 5 आ गया यार, 5 आ रहा है। 5 तो ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है।
IRMS का वैल्यू 5 इंटू 10⁻², ओमेगा का वैल्यू 5 इंटू 10⁶, सॉरी 5 होता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 25 वोल्ट आएगा इसका आंसर। बड़ा इसमें यार गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, समझ गया ना? वैसे यहाँ तक तो ठीक था। ओमेगा आर यहाँ पे नहीं मिल रहा था, हमने ओमेगा आर साइड से निकाल लिया और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया। कैलकुलेशन में मैं गड़बड़ कर रहा था, 5 ही लिख रहा था, 25 आ जाएगा। 25 इज योर आंसर। अब इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ यार कि ये आंसर है कि नहीं। हाँ ठीक है भैया, सही, सब कुछ सही किया, परफेक्ट किया। आगे बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। An alternating voltage of 22 volt is applied across an inductance coil of reactance 11 ohm। देखो 22 वोल्ट अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब एक्चुअली में एक सिंगल वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। एसी करंट है ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो सिंगल वैल्यू दिया रहता है हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है। किसके क्रॉस लगा है? इंडक्टर के क्रॉस लगा है। इंडक्टर के अक्रॉस जो रिएक्टेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का वैल्यू 11 ओम दे के रखा है। इफ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस मतलब एल हो गया, 0.07 हेनरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्सएल का फॉर्मूला लगा रहे तो बड़ा सिंपल है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। एक्सएल का वैल्यू 11 है, ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है, इंटू एल का वैल्यू आपका 0.07 है। तो यहाँ से आपको f का वैल्यू मिल जाएगा, f इज इक्वल टू 11/2π इंटू 0.07। ये तो भैया कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा आपको, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन तब आपके ऊपर है, जिसका फास्ट है कैलकुलेशन उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा, जिसका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है उसके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो 25 के आसपास आ रहा है बच्चों, 25.022 आ रहा है। 25 हर्ट्ज इज योर आंसर। अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं क्या इसको? अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो। देखो वैल्यूज बहुत दूर दूर है तो अप्रॉक्सीमेशन लिया जा सकता है। कैसे? देखो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन, इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 कंसिडर कर लो, 3 2 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.07, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 42 के आसपास है, 11/42 के आसपास, इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट आपका 1100/42 हो जाएगा। 1100/42 तो अप्रॉक्सीमेटली नीचे को 40 कंसिडर करोगे तो 1100/40 अगर देखोगे तो 4 2 8, 4 2 8 और 30 बचा, 4 7 28 आ रहा है के आसपास, 27 के आसपास आंसर आ रहा है, तो वो 25 के करीब ही होगा। लेकिन देखो इतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन में कई बार गड़बड़ हो जाता है अगर नंबर्स नज़दीक होते हैं, तो इससे थोड़ा सा हल्का सा टाइम दोगे, कुछ सेकेंड्स, तो कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द सर्किट शोन द एसी सोर्स हैज वोल्टेज, एसी सोर्स का वोल्टेज देके रखा है V इज इक्वल टू 20 cos ओमेगा टी। ठीक है, विथ ओमेगा का वैल्यू 2000 है, ओमेगा का वैल्यू 2000 रेडियन पर सेकेंड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड करंट विल बी नियरली, मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड करंट, करंट का एम्पलीट्यूड, अच्छा ओके, अच्छा ओमेगा का वैल्यू तो उन्होंने देके रखा हुआ है, तो ये तो अल्टरनेटिंग करंट हम जानते हैं। और करंट ढूंढने के लिए क्या करोगे आप? तो करंट ढूंढने के लिए पहली बात तो ये कि आप Z ढूंढ लो भाई, Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने V यूज़ किया था, हम VRMS यूज़ करेंगे, VRMS अपॉन IRMS। इससे आपको RMS वैल्यू मिल जाएगा करंट का। करंट का RMS वैल्यू मिल गया तो आप उसका एम्पलीट्यूड मतलब उसका पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड मतलब पीक वैल्यू, तो RMS वैल्यू मिल गया तो पीक वैल्यू भी मिल जाएगा। पहले Z ढूंढ लेते हैं भाई। Z का फॉर्मूला क्या बताओ? अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, LCR सर्किट आपको दिख रहा है, इज इक्वल टू VRMS क्या होगा बताओ? V0 डिवाइडेड बाय √2 अपॉन IRMS। चलिए XL का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा L हो जाएगा, -1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा, स्क्वायर कर लो प्लस R स्क्वायर कर लो, अंडर रूट V0 का वैल्यू यहाँ पे देकर रखा है 20, V0 मतलब मैक्सिमम आपका वैल्यू ना इसका वोल्टेज का, 20 अपॉन √2 इंटू IRMS। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या है? 2000 है, तो चलो सब्स्टिट्यूशन चालू करो, 2000। इंडक्टर क्या है आपका? इंडक्टर 5 मिली, अच्छा हाँ एक सेकेंड, चलो ठीक है, इंडक्टर 5 मिली हेनरी है, तो 5 मिली हेनरी का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 10⁻³ हेनरी।
कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड है, तो 50 मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। और रेजिस्टेंस जो है देखो, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी दे रखा है 4 ओम का और एक रेजिस्टेंस 6 ओम का यहाँ दे रखा है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आप 6 नहीं बल्कि 10 ओम लोगे, क्योंकि पूरा सीरीज में ही है ना, तो एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। टोटल 10 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस 5 इंटू 10⁻³ 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻³, ये तो यहाँ का हो गया भाई, माइनस 1 अपॉन फिर से 2000 मल्टीप्लाइड बाय सी का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻⁶, 50 इंटू 10⁻⁶ ले लो, चलो ठीक है, चलो ये क्लोज हो गया, प्लस आर का स्क्वायर, अब आर कितना है बताओ, 10 है तो 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 अपॉन √2 IRMS। वैसे तुम एक्सेल और एक्सी अलग से कैलकुलेट करके उसके बाद भी डाल सकते थे, मैं डायरेक्टली इसी में कर दे रहा हूँ। अब देखो ये 3 0 तो इससे चला जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 माइनस यहाँ देखो ये गया ये गया ये गया, 3 खत्म हो गया, इसमें बचा 3, 5 2 10 100, ये भी खत्म हो गया, 10⁻⁻1 बचेगा, कैलकुलेट कर लेना, देखो 10⁻⁻1 बचेगा, 5 2 10 1 2 3 4 5, इसमें से 5 खत्म कर दो, 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 ये भी 10 दोनों खत्म, √100 हो जाएगा यहाँ पे, तो √100 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, 10 10 कैंसल आउट हो जाएगा, √100 इज इक्वल टू 20 अपॉन √2 IRMS। तो ये 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन √2 IRMS आ जाएगा, 0 0 गया, तो IRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 2 अपॉन √2, 2 अपॉन √2, ठीक है, IRMS मिल गया हमको। अब IRMS का फॉर्मूला यूज कर लो, IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2, तो पीक वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो होगा वो IRMS मल्टीप्लाइड बाय √2 हो जाएगा। IRMS का वैल्यू 2/√2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इज योर आंसर एंड दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 10 ohm resistance, 5 milliohm coil and 10 microfarad capacitor are joined in series. फिर LCR, when alternating current source of suitable frequency is joined to this combination, the circuit resonates. Circuit resonates मतलब XL will be equal to XC. If the resistance is halved, the resonant frequency is. Resonant frequency resistance पर डिपेंड नहीं करता भाई। Resonant frequency का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2π√LC, ये होता है ना, तो इंडक्टर और कैपेसिटर पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का लिए, तो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा, सीधा आंसर ये आ जाएगा और कुछ नहीं। द फ्रीक्वेंसी फॉर विच a 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 1/1000 ओम इज। कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड है, इसका मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 फैराड हो जाएगा, और रिएक्टेंस मतलब कैपेसिटेंस का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, उसका वैल्यू 1/1000 ओम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा, तो XC का फॉर्मूला यूज कर लो 1/ωc, तो XC इज इक्वल टू 1/2πf इंटू सी, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2πc इंटू XC, सारे वैल्यूज डाल दो, तो F इज इक्वल टू 1/2π, C का वैल्यू यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁶ इंटू XC का वैल्यू 1/1000, 1/1000 मतलब 1000 ऊपर चला जाएगा। आप इसको देखोगे तो 5 2 10, 10 पाई तो एक नीचे रह ही जाएगा, 5 2 10, 10⁻⁵ हो जाएगा, तो 1000 इंटू 10⁵, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? अच्छा, मेगा वर्ड भी यूज़ किया हुआ है, मेरे हिसाब से वही आएगा शायद। फिर एक काम करो, एक 0 इसको दे दो, तो ये 100/π हो जाएगा इंटू 10⁶ हर्ट्स हो जाएगा। 10⁶ हर्ट्स जो होगा उसको हम लोग मेगा हर्ट्स बोलते हैं, तो ये आपका मेगा हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसका आंसर कंफर्म कर लूँ, 25 का C है 100/π मेगा हर्ट्स, या करेक्ट। चलिए सही है, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडक्टेंस कॉइल ऑफ इंडक्टर
इंडक्टेंस कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.25 मिली हेनरी। 0.25 मिली हेनरी का मतलब है 0.25 इंटू 10⁻³ हेनरी। हैज़ अ रिएक्टेंस ऑफ 330, हैज़ अ रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 330 ओम, 330 ओम व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, तो एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स पूछा है तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। एक्सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πf इंटू एल हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्सेल अपॉन 2πl हो जाएगा। तो एफ का जो वैल्यू होगा वो एक्सेल 330 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाइड बाय एल का वैल्यू 0.25, तो 0.25 हो जाएगा। तो 0.25 इंटू 2.5 हो जाएगा। 0.5 ऊपर जाने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 660 अपॉन पाई। आप 660 अपॉन पाई जो होगा इसको 3.14 से डिवाइड करो, अप्रॉक्सीमेटली 3 से डिवाइड करोगे तो 220 के आसपास आ जाएगा, यानी कि 210 आ जाएगा। 210 आएगा क्या, 660 डिवाइडेड बाय 3.14 कर दो तो 660 डिवाइडेड बाय 3.14, यस 210.19 कुछ आ रहा है, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। An alternating EMF is given as E is equal to E naught sin omega t. In what time the EMF will have half its maximum value if E starts from 0? Okay, तो E का वैल्यू जो आपका है वो E naught sin omega t है। कितने टाइम के बाद आपका जो EMF है वो मैक्सिमम का आधा हो जाएगा, मतलब आपका EMF जो E का वैल्यू है वो E naught का आधा हो जाएगा, मैक्सिमम का आधा हो जाएगा। तो E की जगह पे E naught by 2 डाल दो, जो E है उसके जगह पे E naught by 2 डाल दो, E naught साइन ओमेगा टी, तो ये गया 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अब 1/2 को क्या लिखोगे बताओ, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, अगर 1/2 लिखता हूँ मैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री, पर हम लोग को एंगल रेडियन में लेना है। इन क्वेश्चंस में, इन सारे केसेस में याद रखना आपको एंगल रेडियन में ही लेना है। तो साइन 30 डिग्री जो होता है वो π/6 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ओमेगा टी का वैल्यू जो है वो π/6 आ जा रहा है, तो टी का वैल्यू π/6 ओमेगा आ जाएगा। इन्होंने कैपिटल टी के टर्म्स में देके रखा हुआ है, तो आप ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो 2π/t होता है। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बताओ, ओमेगा का वैल्यू 2π/t डाल दो तो टी का वैल्यू आपका हो जाएगा π/6 2π/t, पाई कैंसर, 6 2 से 12, t/12 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम करंट इज फ्लोइंग इन 2 अल्टरनेटिंग सर्किट्स। द फर्स्ट सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टर, एक सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है और इसके थ्रू करंट जा रहा है, और दूसरा जो आपका सर्किट है एंड द अदर सर्किट कंटेन्स ओनली कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। चलो ठीक है, इसमें भी करंट जा रहा है। If the frequency of the alternating EMF is increased, the values of current will. अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf होता है। इन शॉर्ट आप, मैं बोल रहा हूँ ये कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो ओमेगा इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज करते हो, या फिर इसको छोड़ो रहने दो। देखो अब इसके थ्रू जो आपका रेजिस्टेंस है जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं वो होता है आपका एक्सएल, और इसका जो रिएक्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सी। एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, दैट इज इक्वल टू 2πf इंटू एल। तो आपका एक्सएल जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसका जो रिएक्टेंस होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पर यहाँ पे अगर एक्सी का वैल्यू तुम देखोगे तो 1/ωc हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2πf इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक्सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो बात सिंपल है कि अगर आप if frequency of the alternating EMF is increased, फ्रीक्वेंसी अगर आप इंक्रीज करते हो तो इसका जो रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर एक्सएल भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सएल तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसका जो रिएक्टेंस है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्टेंस मतलब ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये एक हिसाब से रेजिस्टेंस जैसा होता है। तो अगर आपका रिएक्टेंस इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस बात है आपका जो करंट होगा वो डाउन हो जाएगा।
और अगर आपका रिएक्टेंस कम होता है तो आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इंडक्टर में करंट कम हो जाएगा और कैपेसिटर जो है उसका करंट बढ़ जाएगा। इसमें पहले वाले सर्किट में बढ़ेगा, नहीं सॉरी कम होगा ना, इंडक्टर में पहले वाले सर्किट में कम होगा, दूसरे वाले सर्किट में बढ़ जाएगा। तो डिक्रीजेज इन फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीजेज इन द अदर, आप देख सकते हो ऑप्शन डी में ये चीज़ है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। When a capacitor is connected in series LR circuit, the alternating current flowing in the circuit remains constant, decreases, is zero, increases. When a capacitor is connected in series LR circuit, अच्छा ठीक है, पहले तो भाई आपका L है और उसके अलावा R है, यही है ना, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है मान लो। तो इसका बताओ इम्पिडेंस क्या होगा। अब इसका जो इम्पिडेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, XL माइनस XC अपॉन R, लेकिन यहाँ पे क्योंकि C तो है ही नहीं तो XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। लेकिन अगर सपोज करो तुमने इसके अंदर इंडक्टर है, रेजिस्टर है और फिर तुमने कैपेसिटर भी डाल दिया तो ये सीरीज LCR सर्किट बन जाएगा। ऐसे केस में आपका अब इम्पिडेंस क्या हो जाएगा बताओ, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट। तो अब आप देखोगे कि पहले एक्सेल में से कुछ माइनस नहीं हो रहा था, एक्सेल का स्क्वायर था। जैसे ही तुमने कैपेसिटर लगा दिया तो अब एक्सेल में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब इम्पिडेंस कम हो रहा है। तो इम्पिडेंस Z जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है, इम्पिडेंस Z डिक्रीजेस। अब इम्पिडेंस क्या है बताओ, सर्किट का टोटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट को अपोज करना कम हो गया, इम्पिडेंस कम हो गया सर्किट में, तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सर्किट में। तो अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो उसके वजह से इंपिडेंस कम हो जाता है, माइनस XC हो जाता है, इंपिडेंस कम हो जाता है इसलिए करंट बढ़ जाएगा। तो करंट इंक्रीजेस, ऑप्शन डी, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर XL इज इन एन AC सर्किट इज, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर यानी कि XL इज इक्वल टू ओमेगा L होता है, सो XL इज इक्वल टू 2 पाई F इंटू L होता है। ऑप्शन देखते हैं अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, नहीं भाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंडक्टर के भी, इंडक्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दो ही चीज़ तो है यहाँ पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यही सही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इनवर्सली तो होगा ही नहीं किसी के, इंडक्टेंस और अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से आ जाएगा इसमें, नहीं भाई नहीं, करंट पे कहाँ डिपेंड कर रहा है एक्सेल, एक्सेल तो फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, नहीं फ्रीक्वेंसी बोला है ना, सॉरी 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 क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस दो ही चीज़ बात की है, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन बी आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यस यही सही है भाई, यही सही है, ऑप्शन बी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अ कॉइल हैविंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी, कॉइल का इंडक्टेंस 1/π है, इंडक्टेंस 1/π है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 300 ओम है। इफ AC सोर्स ऑफ 20 वोल्ट 200 हर्ट्ज, 20 वोल्ट इसका मतलब ये RMS दे के रखा है, कोई भी कभी भी एक वैल्यू दिया रहता है तो RMS वैल्यू ही होता है, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसका 200 हर्ट्ज का, 200 हर्ट्ज का AC सोर्स का, इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज एंगल फाई बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या आएगा, तो यार उसके लिए हमको चाहिए रहेगा एक्सेल, एक्सेल एक्सेल कहाँ से मिलेगा, एक्सेल मिल जाएगा, पहले एक्सेल निकालो फिर बताता हूँ क्या करना है आपको। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ इंटू एल होता है, 2 पाई एफ इज 200 और एल इज 1/π, पाई पाई गेट्स कैंसल, 2 2 ज़ा 400 हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल का वैल्यू 400 ओम है, आर का वैल्यू 300 ओम है। अब मैंने आपको बताया था कि फाई का वैल्यू क्या यूज़ करोगे आप, tan इनवर्स ऑफ एक्सेल माइनस XC अपॉन आर, याद करो इम्पिडेंस ट्राइंगल, इम्पिडेंस ट्राइंगल में ये फाई है, ये Z है, ये XL माइनस XC है और ये R है, तो tan फाई का वैल्यू आप क्या लिखते हो, XL माइनस XC अपॉन R, tan फाई मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्स अपॉन आर। अब क्योंकि सर्किट में आपका सिर्फ इंडक्टर है, ये तो है नहीं, ये वाला पार्ट जो है वो तो है ही नहीं, तो आप इसको हटा दो, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, बस यही चाहिए हमको। एक्सएल का वैल्यू बताओ 400, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, सो दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 400 डिवाइडेड बाय 300, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। tan इनवर्स ऑफ 3/4 ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट। करंट से कुछ नहीं होगा। सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस एल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मेरे हिसाब से पिछले चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। करंट से कोई लेना देना नहीं, यही आंसर आएगा आपका। कैन नॉट भी इंक्रीज बोला है ना, लेंथ डिक्रीजिंग लेंथ, हाँ लेंथ से चेंज हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स, तो ऑप्शन ये आ जाएगा। करंट से कोई लेना देना नहीं है इंडक्टेंस का। द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय दिस। अब पीक वैल्यू देके रखा है, ई नॉट जो है ना वो पीक वैल्यू 10 वोल्ट देके रखा है एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देके रखा है। एट टाइम t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज। चलो ईएमएफ का पहले वैल्यू लिख लो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। पीक वैल्यू ई नॉट का दे रखा है 10, तो 10 साइन ओमेगा का वैल्यू भी दे रखा है कितना 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 कितना, अच्छा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2πf इंटू टी, सो दैट इज इक्वल टू 10 साइन 2π, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 50 इंटू टी, 50 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 10 साइन 100πt, ये आपका आ जाएगा ईएमएफ का। एक्चुअली इक्वेशन आपका ऐसा आएगा, इतने टाइम पे हमको ईएमएफ निकालना है, तो टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 साइन 100π मल्टीप्लाइड बाय 1/600, 0 0 0 0 गया, π/6 आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 10 साइन π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, ये 5 वोल्ट हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। An alternating voltage source is connected in series with a resistance R. Alternating voltage source, resistance R and inductor L. If the potential drop across the resistance is 200, ये रहा आपका इंडक्टेंस, ये रहा आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, L और R, और ये आपका EMF इसके अक्रॉस। इन्होंने क्या बोला है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है यानी कि ER का जो वैल्यू है वो आपका 200 वोल्ट होता है, और अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150, अक्रॉस द इंडक्टेंस 150 होता है। कैपेसिटर इसके अंदर दिया नहीं है, आपको टोटल वोल्टेज ई निकालना है। याद करो भाई, आप इसके लिए हमेशा क्या करोगे, वेक्टर के हिसाब से डील करोगे। जब भी एलसीआर सर्किट में एसी करंट की बात होती है, एसी करंट में अगर आपका रेजिस्टर इंडक्टर ऐसा कुछ कैपेसिटर इनका कॉम्बिनेशन हो कभी भी, तो आप ईएमएफ को वेक्टर के हिसाब से ही ऐड करोगे। तो सबसे पहले करंट का एंगल 0 कर दो। अब रेजिस्टर का जो ईएमएफ होता है वो करंट के डायरेक्शन, मतलब करंट और रेजिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ दोनों का एंगल सेम होता है, तो ईआर आपका यहीं पे आ जाएगा। और इंडक्टर के केस में आपको पता है कि करंट से 90 डिग्री ज़्यादा एंगल होता है ईएमएफ का। तो अगर करंट हमने 0 मान के रखा है करंट का एंगल, तो आपका ईएमएफ जो होगा इंडक्टर के केस में उसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि 90 डिग्री से वो लीड करता है। तो EL यहाँ ER यहाँ, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा इस तरीके से 90 डिग्री पे, ये रहा रिजल्टेंट आपका E। तब ये ER है, ये आपका EL है, तो ये भी EL हो जाएगा, है ना, ER EL, और ये आपको E निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, E स्क्वायर इज इक्वल टू EL स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर। EL का वैल्यू 150 है, तो 150 का स्क्वायर प्लस ER का वैल्यू 200 है, 200 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 225 00 प्लस 400 00 22,500 40,000, तो ये कितना हो जाएगा 40
50 60 62,500 62500 ई स्क्वायर। तो ई का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 25 इंटू 25 625 या, और 110 तो 250 हो जाएगा, ये 250 वोल्ट आ जाएगा, 250 ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A supply of 30 volt is connected to charge a capacitor of 250 microfarad. Then the source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance, as a result of which 3 ampere current flows through the inductance. The value of inductance is, देखो किया क्या, यहाँ पे कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है 250 माइक्रोफराड, दैट इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁻⁻6 फराड, और इसको चार्ज किया 30 वोल्ट से, 30 वोल्ट से चार्ज कर दिया। चार्ज कर देने के बाद वोल्टेज जो आपका बैटरी वो हटा लिया गया और इसको एक इंडक्टर से जोड़ दिया गया। इंडक्टर से जोड़ दोगे तो क्या होगा बताओ, एलसी ऑसिलेशन चालू हो जाएगा, इंडक्टर कैपेसिटर। एलसी ऑसिलेशन में आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। इन्होंने बोला जैसे भी इंडक्टर को जोड़ा तो आपका जो करंट है इंडक्टर के थ्रू 3 एम्पियर हो गया। अब इंडक्टर के थ्रू धीरे धीरे करंट बढ़ता जाएगा, और इन्होंने बोल दिया कि 3 एम्पियर हो गया इसके थ्रू, इसका मतलब बहुत टाइम के बाद की बात हो रही है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि ये जो 3 एम्पियर करंट है वो मैक्सिमम करंट है। अगर एक ही वैल्यू दिया है तो हम कौन सा मान, मिनिमम तो मान नहीं सकते, मिनिमम 0 है, हम मैक्सिमम मान के चलेंगे कि इसके पास 3 एम्पियर का करंट आ गया, विच इज योर मैक्सिमम करंट। तब इसमें मैक्सिमम करंट कब आएगा बताओ, जब सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपका करंट जो है वो मैक्सिमम आएगा। और ये मैक्सिमम करंट हम मान के चलते हैं कि जो दिया है वो मैक्सिमम करंट दिया है, 3 एम्पियर है। तो हमें इंडक्टेंस L का वैल्यू ढूंढना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV², मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ LI², हाफ और हाफ हो जाएगा कैंसिल। L का वैल्यू आप देखोगे तो CV²/I² हो जाएगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू 250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 है। V का वैल्यू देखोगे तो 30 है, 30 इंटू 30 है, V का स्क्वायर है, और I का वैल्यू जो है वो 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3। तो 3 1 जा, 3 1 जा, 3 10 जा, 3 10 जा, तो 1 2 3 और 4 भी ले लेते हैं, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। इन्होंने क्या करके रखा है, अरे यार 4 नहीं लेना था, 3 ही लेना था, चलो 25 इंटू 10⁻³ और 25 मिली हेनरी, दैट इज ऑप्शन ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 volt AC source is connected across a pure inductor of inductance 0.7 Henry. Okay. If the frequency of the source is 60 Hz, 120 volt AC source है तो मतलब टोटल वोल्टेज या तो E लिखो या ERMS लिखो, एक ही बात है। कई बार या RMS वर्ड यूज नहीं करते, हम E ही लिख देते हैं सीधा, तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही वैल्यू दिया है तो हमको पहले से ही पता है कि भाई ये आपका RMS वैल्यू ही है। अगर AC करंट है और एक ही वैल्यू दिया है तो ये आपका RMS वैल्यू ही होगा, समझे। तो ये RMS, चलो इस कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस जो है वो 0.7 हेनरी है। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 60 हर्ट्ज है, द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर इज, तो आपको करंट का पता करना है। देखो ये सिंपल हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू I इंटू एक्सएल हो जाएगा, या ERMS इंटू ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल हो जाएगा। E लिखो ERMS लिखो चलेगा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप, ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल। E इज इक्वल टू IR होता है ना, तो जो दिया है फिर आप उसको RMS लिखोगे, जो दिया रहता है एक्चुअली में RMS वैल्यू ही होता है, ठीक है। तो काम करवाए इसको RMS वैल्यू लिखो, और इन्होंने करंट पूछा है तो RMS करंट ही पूछेंगे, एक वैल्यू पूछे मतलब RMS वैल्यू पूछेंगे। तो एक्चुअली में आपको क्या करना है बताओ, एक्सेल का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, तो बाकी आपको ERMS दिया हुआ है, IRMS मिल जाएगा। तो IRMS का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ERMS
अपॉन एक्सएल हो जाएगा। एक्सएल का वैल्यू क्या होता है बताओ, ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल का वैल्यू क्या होता है आपका 2πf इंटू एल हो जाता है। बस वैल्यूज डालो, खेल खत्म करो। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस का वैल्यू कितना है 120 अपॉन 2π इंटू 60, 120 अपॉन 2π इंटू 60 फ्रीक्वेंसी है, और एल का वैल्यू 0.7। अब तो यार ये कैलकुलेशन है 0.7, तो ये चला जाएगा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 और 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन पाई इंटू 0.7 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, उन्होंने बोला यूज़ करने के लिए, तो ये 1 ज़ा ये 0.1, तो 0.1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/22। देख लो 10/22 कितना होता है, 10/22 मतलब 5/11, 5/11 ये क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका 0.4545 है क्या यहाँ पे, 0.4545 आपका ऑप्शन ए है। देखते हैं यार, इसके ऊपर डाउट आ रहा है मुझे, एक बार आंसर चेक कर लो। हालांकि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एकदम परफेक्ट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। ये आएगा 0.455, ठीक है, क्योंकि 4.45 आंसर आ रहा था, इधर 455 था, लेकिन यही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज E is equal to E naught आएगा, सॉरी, E naught sin omega t is applied across a capacitor of capacitance C. If the current through the circuit is measured by an AC emitter, the reading it will be, देखो AC emitter हमेशा क्या करता है, RMS वैल्यू को मेजर करता है, तो करंट हमको निकालना है यहाँ पे, तो बस सिंपल सी बात है, XC is equal to ERMS अपॉन IRMS। ठीक है, तो IRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा ERMS अपॉन XC। अब ERMS क्या होता है बताओ, E नॉट डिवाइडेड बाय √2, XC का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/ωc। तो ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा सी अगर ऊपर चला गया तो ओमेगा सी नॉट बाय √2 हो जाएगा, ओमेगा सी नॉट बाय √2 आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। चलो ठीक है। If the voltage in an AC circuit is represented by V is equal to 220 √2 sin, देखो ध्यान से, V is equal to 220 √2 sin 3140 minus 5, then RMS value of the voltage is, अब आपको यहाँ पे RMS वैल्यू निकालना है वोल्टेज का, वोल्टेज का RMS, या तो ये बड़ा सिंपल हो गया है। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है आपका V नॉट, यानी कि E नॉट ही लिख लो, चलो E नॉट 220 √2। RMS वैल्यू कैसे निकालते हो, E नॉट डिवाइडेड बाय √2। देखो वैसे यहाँ पे V यूज़ किया हुआ है, जनरली E यूज़ करते हैं, पर जो भी यूज़ करें हम लोग को पता है ये वोल्टेज है, EMF है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड कर दो, 220 √2 अपॉन √2, तो ये कितना हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा, यही आपका RMS वैल्यू आएगा 220 वोल्ट, ऑप्शन सी आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन AC circuit I is equal to 100 sin 200 pi t, the time required for the current to achieve its peak value, पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एक काम करो, इसको पीक वैल्यू तक पहुंचा दो, I जो है उसको I नॉट कर दो। देखो I नॉट क्या है, ये है, दिस इज पीक वैल्यू 100, तो I को भी आप क्या करोगे 100 कर दो, तो 100 इज इक्वल टू 100 साइन 200 पाई टी, तो ये 1 हो जाएगा, तो साइन 200 पाई टी इज इक्वल टू 1 होगा, तो साइन 200 पाई टी विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री 1 होता है, पर मैंने फिर बोला था कि इन इक्वेशंस में आपको जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में ही लेना है, तो साइन 90 डिग्री मतलब साइन π/2, साइन और साइन दोनों तरफ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 200 पाई टी इज इक्वल टू π/2, तो निकाल लो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम का वैल्यू 1/400 सेकेंड्स आ जाएगा, 1/400 सेकेंड्स, ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। The instantaneous values of current and voltage in an AC circuit are 4 sin omega t and E is equal to 100 cos omega t plus π/3 respectively. The phase difference between voltage and current is, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस। अब बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली एंगल कैलकुलेट
कंपेयर करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा कि दोनों का या तो साइन है तो साइन ही हो, कॉज है तो कॉज ही हो। यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या है कि करंट के केस में साइन दे के रखा हुआ है और यहाँ पे कॉज दे के रखा हुआ है, तब आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहले तो या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट करो या तो दोनों को कॉज में कन्वर्ट करो। तो 4 साइन ओमेगा टी और आपका जो ई है, ई का वैल्यू दे रखा है 100 कॉज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो आप कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ध्यान से, कॉस ध्यान से देखना, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इन शॉर्ट अगर सपोज करो थीटा में पाई बाय 2 ऐड करो फिर साइन लो तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, ई इज इक्वल टू 100 साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। नहीं समझे, देखो ये पूरे को ही थीटा मान लो तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब उल्टा आ जाओ ना, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, या फिर आप कॉस थीटा को रिटर्न लिख सकते हो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो मैंने इसको थीटा मान लिया, कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, वापस थीटा यहाँ पे लिख दिया, और दैट विल बी इक्वल टू 100 साइन ओमेगा टी प्लस, अब देखो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 पाई बाय 6। तो ये आपका ईएमएफ आ गया, ये अब साइन में कन्वर्ट हो चुका है। और करंट तो आप जानते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो क्योंकि दोनों में साइन साइन है, इसमें एंगल ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 है, तो इसका फेज ज़्यादा है, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 आपका ए है, और इस केस में ईएमएफ जो है वो 5 पाई बाय 6 फेज से लीड कर रहा है, क्योंकि इसका ज़्यादा एंगल है ना, इसका कम एंगल है, और करंट लैग कर रहा है 5 पाई बाय 6 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एन एसी सोर्स इज ऑफ 120। अब देखो जो वैल्यू दिया है वो आरएमएस वैल्यू, एक ही वैल्यू दिया मतलब आरएमएस वैल्यू ही दिया होगा, 120 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर 1/720 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट विल बी। यार इसके लिए आपको इक्वेशन लगेगा, फ्रॉम स्टार्ट बोला है तो इसका मतलब आप इक्वेशन लगेगा, और अगर कुछ नहीं दिया है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, फिर हम ईएमएफ का यही इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो हमको यही इक्वेशन साइनसॉइडल का इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे E का वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, अच्छा E का वैल्यू 1/720 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, तो टाइम का वैल्यू आपको 1/720 सेकेंड दे के रखा है, बाकी आपको आरएमएस वैल्यू दिया है, ई नॉट नहीं पता है आपको, तो आपको पता ही है रिलेशन, ई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी ई आर एम एस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई √2, तो इससे आपको ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा √2 ई आर एम एस। ठीक है, ई नॉट इज इक्वल टू √2 ई आर एम एस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 ई आर एम एस साइन ओमेगा का वैल्यू आप 2 पाई एफ इंटू टी होता है। चलो अब सारे वैल्यूज आपको पता है, वैल्यूज जानना है आपको बस, ई आर एम एस का वैल्यू 120 साइन 2 पाई एफ का वैल्यू 60 और टाइम का वैल्यू 1/720 जैसे देके रखा हुआ पे। ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, गया 12 6 72 ना, और एक सेकेंड, 6 2 12, 12 6 72, पाई बाय 6 हो जाएगा ये, तो √2 इंटू 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 30 डिग्री होता है, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये √2 इंटू 120 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो 60√2 हो जाएगा, 60√2, 60√2 का मतलब होता है 60 इंटू 1.414 और 14.14 इंटू 6, 14 6 से 84 के आसपास आएगा, 84.8 सीधा लिखो यहाँ पे, 84.8 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। An inductor of negligible resistance whose reactance is 22 ohm and 200 hertz। तो reactance मतलब XL का वैल्यू 22 ओम दे रखा है
और फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज दे रखा है एसी सोर्स का, जिसका आरएमएस वैल्यू आप देख सकते हो 200 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी 50। अरे अरे क्या लिखा है भाई? एन इंडक्टेंस ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस विद रिएक्टेंस इज 22 ओम एंड 200 हर्ट्ज इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर लाइन। अच्छा, इसका रिएक्टेंस 200 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है, या 200 हर्ट्ज पे आप ऐसे समझ लो, अगर फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज दोगे तो ये 22 ओम का रिएक्टेंस दिखाएगा। ऐसा है, 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर आप दोगे तो ये 22 ओम का आपको रिएक्टेंस देगा। पर उन्होंने बोला क्या है कि किससे कनेक्ट करके रखा हुआ है? इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, 200 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी जो है पावर लाइन का 50 हर्ट्ज ही है। तो एफ डैश ले लेते हैं हम लोग। एफ डैश जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो 50 हर्ट्ज का ही दिया जा रहा है। तो भाई ये इतना पूरा का पूरा 22 हर्ट्ज जो है वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि 22 ओम का जो रिएक्टेंस है वो तब देता है जब फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज हो। तब जब फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज ही दे रहे हैं हम लोग, तो रिएक्टेंस भी कम ही देगा वो। तो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पूछा गया वैसे, तो पहले तो भाई यहाँ पे जो हम पावर सप्लाई उसको दे रहे हैं ना, उसके लिए कितना रिएक्टेंस देगा वो चेक कर लो। तो आप देखो रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर के यार, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, XL इज इक्वल टू 2πf इंटू एल। तो हमें पता है कि जो आपका रिएक्टेंस होता है इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हम जो नया रिएक्टेंस है, जो पावर सप्लाई का रिएक्टेंस है 50 हर्ट्ज पे कितना देगा रिएक्टेंस, उसके लिए हम x डैश मान लेते हैं, इसका XL डैश मान लेते हैं, और जो वो 200 हर्ट्ज पे दे रहा था उसको XL मान लेते हैं। तो ये F डैश अपॉन F हो जाएगा। तो XL डैश अपॉन XL कितना है 22, ठीक है। F डैश जो पावर सप्लाई है वो कितना है 50, और 22 वो किस पे दे रहा था 200 पे दे रहा था। ये गया 22, तो 2 10s 2 इंटू 11, 2 11 से 22 10s, तो ये 5.5 हो जाएगा। तो XL डैश का वैल्यू जो है वो 5.5 हो गया। तो इसका मतलब जो पावर सप्लाई हम उसको दे रहे हैं 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का, उस पर वो 5.5 ओम का ही रिएक्टेंस दे पाएगा। और जिसके वजह से आप इसको वोल्टेज कितना दे रहे हो 200 वोल्ट का, आपको इंडक्टेंस चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसकी शायद यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि XL डैश अगर आपको मिल ही गया है तो आप यहाँ से इंडक्टेंस निकाल ही लोगे। XL डैश इज इक्वल टू, एक बात बताओ, पहले वाली की फ्रीक्वेंसी भी तो थी ना हमारे पास, ओमेगा L इज इक्वल टू 2πf, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ही पूछा ना, तो इससे भी निकल सकता था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी यार? आई थिंक उससे भी निकल जाता, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमको। अगर मैं XL इज इक्वल टू ओमेगा L यूज़ करता तो XL का वैल्यू 22 था, ओमेगा 2πf था इंटू L, तो 2 1s 2 11, तो L का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 11 अपॉन पाई इंटू F, और 11 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय F इज 200, 11 अपॉन 3.14 6.28 628, तो 11 अपॉन अगर 628 आप कैलकुलेट करोगे, 11 अपॉन 628, 11 डिवाइडेड बाय 628, दैट विल गिव यू 0.0175। हे भगवान, 0.0175। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, ये पता नहीं क्वेश्चन में ज़बरदस्ती दे के रखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब रहने दो। पावर सप्लाई डबल देके इसी से काम चल जाएगा, ये इसी से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमको वैसे भी L पूछा गया है, तो L पूछा गया तो इसी से आ जाएगा 0.0175, एंड दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इम्पिडेंस ऑफ LCR सीरीज रेजोनेंस कॉम्बिनेशन? इम्पिडेंस ऑफ LCR सीरीज रेजोनेंट कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज रेजोनेंस हो रहा है LCR सर्किट में, बस वही है, तो उसमें इम्पिडेंस क्या होगा? अब देखो ग्राफ बच्चों, हम लोग को पता है कि करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ हमने देखा था वो कैसा था, ऐसा था, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट था। तो इम्पिडेंस का जो ग्राफ होगा वो इम्पिडेंस का ग्राफ एग्जैक्टली इसका उल्टा।
अगर करंट मैक्सिमम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तो इम्पिडेंस मिनिमम होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, इम्पिडेंस मिनिमम होता है। और जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे करंट का इम्पिडेंस कम होगा। यहाँ जैसे जैसे करंट कम हो रहा है इसका मतलब इम्पिडेंस बढ़ रहा होगा, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। एग्जैक्टली दैट इज ऑप्शन सी। ओके, an electric bulb is connected in series with a capacitor and AC source. It glows with certain brightness. On reducing the value of capacitance and frequency respectively, the brightness of the bulb respectively is. देखो अगर आपका ये है और इसके अलावा आपने ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे अच्छा बल्ब लगा के रखा है, तो बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस होता है, आप ऐसा मान के चलो, और इस सर्किट के थ्रू आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ना आर है और सी है तो इसका मतलब आपका इम्पिडेंस होगा। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अंडर रूट। अब क्योंकि यहाँ पे एल नहीं है तो एक्सएल नहीं आएगा, तो ये एक्स सी स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इम्पिडेंस है। आपका जो बल्ब है वो ग्लो ज़्यादा तब करेगा जब आपका करंट इसके थ्रू ज़्यादा जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो आई आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ई आर एम एस अपॉन जेड। अब करंट अगर मान लो आपने वोल्टेज ई आर एम एस फिक्स करके रख दिया तो ई आर एम एस अपॉन जेड, तो वोल्टेज ई आर एम एस अगर फिक्स किया हुआ है तो आपका जो करंट है वो इम्पिडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड ऑब्वियसली बात है इम्पिडेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, इम्पिडेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा। तो अब आप Z पे फोकस करो। अगर आप Z पे यहाँ पे फॉर्मूला आगे मैं एक्सटेंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ सी, अगर आप यहाँ पे दो चीज़ें वो चेंज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटेंस कम करेंगे डिनोमिनेटर में है तो ये वैल्यू पूरा का पूरा जो आपका इंपेडेंस है वो कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी कम करोगे तब भी यही होगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, ओवरऑल वैल्यू आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी या कैपेसिटेंस अगर आप कम करते हैं तो आपका इंपेडेंस भी कम हो जाएगा। सर्किट का इंपेडेंस कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है आपका करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो बल्ब ज्यादा ग्लो होगा। समझे, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब रिस्पेक्टिवली, अरे एक सेकेंड, ऑन रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ, Z का वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में है ना, अच्छा रिड्यूस कर रहे हैं, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, रिड्यूस कर रहे हैं, गड़बड़ कर दिया। सुनो, कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी दोनों डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाता है। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। डिनोमिनेटर में है ना, अगर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस का वैल्यू तुम कम करोगे तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से आपका इंपेडेंस बढ़ जाएगा। इन दोनों ही केस में आपका इंपेडेंस बढ़ जाता है। और अगर मान लो सपोज करो आपका इंपेडेंस बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, इंपेडेंस बढ़ेगा तो जो सर्किट का करंट है वो कम हो जाएगा, और करंट अगर कम हो गया तो आपका जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कम करने पर और कैपेसिटेंस का वैल्यू कम करने पर दोनों ही केस में आपका सेम रिजल्ट आ रहा है, इंपेडेंस बढ़ जा रहा है, करंट कम हो जा रहा है, तो आपका जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज ही होगा। पहले केस में भी दूसरे केस में डिक्रीज, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टर, द करंट इन द इंडक्टर, ये तो सिंपल है यार, करंट और इंडक्टर के केस में EMF लीड करता है तो कंडक्टर लैग करेगा π/2 से, तो करंट लैग करेगा π/2 से, लैग करेगा π/2 से, लैग करेगा π/2 से। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था। If maximum energy is stored in the capacitor at t is equal to 0, then find the time after which the current in the circuit will be maximum for the first time. अच्छा, LC ऑसिलेशन है तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट स्टार्टिंग में है इसके, और बाद में कितने टाइम के बाद ये बोल रहा है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट टाइम वापस मैक्सिमम कब होगा, तो आप इसके अक्रॉस अगर सपोज करो करंट की हम बात करें तो करंट कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, करंट आपका जो हैगा वो ऑसिलेटिंग करंट होता है, मतलब AC करंट ही है। AC करंट ऐसे जाएगा,
इस ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद मतलब ये है कि मैक्सिमम पे शिफ्ट कर देते हैं इसको, तो आपका स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम है, तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर से मैक्सिमम कब जाएगा बताओ, फिर से मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और दो मैक्सिमम्स के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये पूरा क्या आपका टाइम पीरियड है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वापस से मैक्सिमम होगा, अगेन मैक्सिमम, और फिर वापस यहाँ पे मैक्सिमम होगा, अगेन देयर विल बी मैक्सिमम करंट आफ्टर टाइम टी, जहाँ पे टी क्या है उसका टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद ही वापस मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे भी तो करंट मैक्सिमम हो रहा है ना, भले ही नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, सॉरी, भले ही नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है लेकिन मैक्सिमम तो हो ही रहा है ना यहाँ पे, ये रहा आपका भाई, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और ये क्या होगा आपका t/2 हो जाएगा, टाइम पीरियड का आधा t/2, तो सॉरी यहाँ पे आपका t/2 टाइम के बाद वापस मैक्सिमम होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, और उन्होंने डायरेक्शन की बात की नहीं है, मैक्सिमम की बात की है, तो आफ्टर टाइम t/2, ठीक है। और इन्होंने कुछ दिया है कि नहीं दिया है, इन्होंने L और C दे के रखा हुआ है, L और C दे के रखा है, तो आप इसका फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हो, जो आपका फ्रीक्वेंसी LC ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी ढूंढ लो, फ्रीक्वेंसी ढूंढोगे टाइम पीरियड मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2 पाई रूट ऑफ LC, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट, L का वैल्यू 25 मिली हेनरी, 25 का मतलब 10⁻³ और C का वैल्यू 10 माइक्रोफेराड, 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा, है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 पाई। अब यहाँ पे देखोगे तो 10⁻3 10 6 9 हो जाएगा, 6 7 8 9, 9 में से गया तो 8, तो इंटू 25 का 5 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, तो 5 2 से 10, 10⁻³ 1000/π हो जाएगा, ये 1000/π हर्ट्स तो आपका आ गया। फ्रीक्वेंसी 1000/π हर्ट्स है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ, टाइम पीरियड का वैल्यू 1/f हो जाएगा, 1/f मतलब π/1000, तो π/1000 सेकेंड्स के बाद ऐसा होगा, तो आपका टाइम का वैल्यू t/2 है, दैट इज इक्वल टू π/1000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3.14/2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और 3.14 को अच्छा पाई के टर्म्स में देके रखा है, चलो ठीक है, पाई के टर्म्स में देके रखा है, तो π/2 मिली सेकेंड्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू π/2 मिली सेकेंड्स, दैट इज योर आंसर। समझ आएगा ना। तो जो मैक्सिमम होता है उसके बाद अगला मैक्सिमम जो है t/2 टाइम के बाद ही होगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट करेगा, वैसे सेम वैल्यू रिपीट करेगा वो पूरे टाइम पीरियड t के बाद, लेकिन क्योंकि आपका नेगेटिव में भी मैक्सिमम जाता है, तो नेगेटिव मैक्सिमम जो होता है वो टाइम पीरियड के आधे में ही चला जाता है, तो t/2 में हमें टाइम पीरियड चाहिए था, टाइम पीरियड के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए था, फ्रीक्वेंसी हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, और उसमें टाइम पीरियड निकाल लिया 1/f से, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया t के पास, t/2, तो जो भी टाइम पीरियड मिला उसका आधा कर दो, इतने टाइम के बाद उसका वैल्यू वापस से मैक्सिमम पे चला जाएगा, अगर शुरुआत में मैक्सिमम है तो, ठीक है। तो π/2 मिली सेकेंड से कुछ अलग क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका एक और तरीका था, आप इक्वेशन के थ्रू भी यूज कर सकते थे, पर ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I = 40 √2 sin 200πt एम्पियर, देन द फ्रीक्वेंसी इन RMS वैल्यू ऑफ करंट इज देखो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये एक्चुअली ω/t होता है, तो ω/t जो है वो आपका 200πt है, तो इसका मतलब आपका ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 200π हो जाएगा, ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, इज इक्वल टू 200π हो जाएगा, पाई गेट्स कैंसल्ड, f का वैल्यू 100 हर्ट्स हो जाएगा, तो 100 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, और 100 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है इतना, हाँ ठीक है। और RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछा गया है, करंट का RMS वैल्यू क्या होगा, ये I0 हो जाएगा, I0 40 √2 है, तो RMS का वैल्यू जो होता है वो I0 डिवाइडेड बाई √2 होता है, तो इसका मतलब √2 से डिवाइड करोगे तो 40 एम्पियर आ जाएगा, 40 और 100, 100 और 40, 100 और 40 ऑप्शन डी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट
A fully charged capacitor C with initial charge Q naught is connected initially to a coil of inductance L at t is equal to 0. तो एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, उस पर Q नॉट चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ही Q नॉट पहले चार्ज कर दिया गया, उसके बाद इंडक्टर के अंदर लगा दिया गया। तो यहाँ पे चालू हो जाएगा आप LC ऑसिलेशंस चालू हो जाएगा क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर है। द टाइम एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जब आधी एनर्जी ट्रैवल कर जाए तो आधी एनर्जी कितने टाइम के बाद ट्रैवल कर जाएगा वो आपको पूछा गया है। अब यार यहाँ पे टाइम पूछ दिया गया है, ये तो भाई JEE नीट टाइप का क्वेश्चन हो गया है। टाइम पूछ दिया, इसका मतलब आपको LC ऑसिलेशन का इक्वेशन पता होना चाहिए, चार्ज का, करंट का। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब पूछ दिया है तो एक काम करो, मैं आपको बता देता हूँ। LC ऑसिलेशन में आपको दो इक्वेशन याद रखने। एक तो चार्ज का इक्वेशन जो होता है Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉज ओमेगा टी होता है, और जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा होता है उस करंट का इक्वेशन होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट मैक्सिमम करंट है, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज जो है, जो फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, मैक्सिमम चार्ज ये होगा। तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमको क्या करना है, आधी एनर्जी आप तो, या तो आप ये देख लो कि भाई इसका जो भी मैक्सिमम एनर्जी है उस मैक्सिमम एनर्जी का आधा एनर्जी आने में कितना टाइम लगेगा, या फिर इसका आधा एनर्जी ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि आधी एनर्जी जब ट्रैवल कर जाएगी, 50% ट्रैवल कर जाएगी, तभी तो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। इसकी आधी एनर्जी अगर इसके पास आ गई तो दोनों में इक्वली बढ़ जाएगा। तो 50% इसके पास एनर्जी आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, या फिर 50% इसका ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, दोनों सेम चीज़ है। तो आप एक काम करो, ये थोड़ा इक्वेशन में फिर Q स्क्वायर में चला जाएगा, इसमें भी स्क्वायर में ही जाएगा वैसे, पर हम इसका देख लेते हैं, इंडक्टर का देख लेते हैं। तो इंडक्टर का आपका जो एनर्जी दिया जाएगा, इंडक्टर का जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। अब I जो होता है करंट होता है, करंट अलग अलग वैल्यूज लेगा, ऑब्वियसली बात है, करंट कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ते बढ़ते आपको ये वैल्यू मिलेगा हाफ LI स्क्वायर, ठीक है, या ये आपका केस है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे करंट का वैल्यू डाल दो। देखो करंट कांस्टेंट तो है नहीं, करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। अब इसका करंट का फॉर्मूला ये रहा और इसका चार्ज का फॉर्मूला ये रहा। तो हम पहले करंट की बात कर लेते हैं। आई का वैल्यू डाल दो उसके अंदर, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का वैल्यू डालोगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जहाँ पे आई नॉट जो है वो मैक्सिमम करंट है। क्या? मैक्सिमम करंट। ये तो हो गया आपका केस। अब हमें टाइम किसका पूछा गया है कि इक्वली बढ़ जाए। इक्वली बढ़ जाए मतलब इसका जो भी मैक्सिमम, मतलब आधी एनर्जी आ जाए इसके पास। तो जो भी मैक्सिमम एनर्जी होगी उसकी आधी एनर्जी कर दो। आधी एनर्जी कर दोगे तो आधा इधर बचा रहेगा, आधा यहाँ पे रहेगा। इसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है उसका आधा कर दो। तो जो भी मैक्सिमम एनर्जी होगा बच्चों, इसका यू मैक्स मैक्सिमम एनर्जी, उसका आधा कर दो। उसके आधे जाने के लिए, 50% तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वही ढूंढना है। तो इसका जो भी मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक एनर्जी का, यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, इतनी एनर्जी का टाइम निकालो। तो यू एम के जगह पे मैंने मैक्सिमम का आधा कर दिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। समझे कि नहीं? जो आपका मैग्नेटिक एनर्जी का टर्म था, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी का आधा कर दिया, आधा लिख दिया इसको, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो इससे क्या होगा, ये 50% एनर्जी इसको मिलने के लिए, देखो इसका मैक्सिमम एनर्जी और इसका मैक्सिमम एनर्जी सेम ही होगा, क्योंकि यही एनर्जी लास्ट में जाके सारा का सारा इसमें कन्वर्ट होगा। तो मैक्सिमम का आधा मैं कर दूंगा, तो इसका मतलब आधा इसके पास रहेगा, आधा इसके पास रहेगा, इक्वली बढ़ जाएगा। अब वही इन्होंने बोला है कि इक्वली बढ़ना चाहिए, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है। तो मैंने यूएम की जगह इसका मैक्सिमम एनर्जी का आधा लिख दिया। अब ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसका मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, जहाँ पे आई का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज आई नॉट। तो हाफ एल आई नॉट ये मैक्सिमम एनर्जी है, समझे। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है, हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर, जहाँ पे ये वी मैक्सिमम हो, और या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज अपॉन 2c। और मैग्नेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, जहाँ पे करंट मैक्सिमम हो जाए,
तो ये मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू एल, अच्छा 2 जा चुका है यहाँ से, नहीं हाफ एल आई स्क्वायर है, यहाँ का 2 जा चुका है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आई नॉट चला जाएगा, इवन एल भी है ना यहाँ पे, सॉरी एल भी है, एल भी चला जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो आपका क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2, तो साइन ओमेगा टी, तो 2πf ले लो आप, ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं ना, 2πft इज इक्वल टू 1/√2 का आप साइन 45 डिग्री लिख सकते हो, साइन 45 डिग्री, लेकिन मैंने बोला था आपको रेडियन में लेना है, यानी कि साइन π/4 हो जाएगा, साइन दोनों तरफ से हटा दो, तो 2πft इज इक्वल टू π/4, और हमें टाइम चाहिए था, पाई और पाई कैंसल। अब एक काम करो, 2 इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होता है बताओ, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/2π अंडर रूट एल इंटू सी, एलसी ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी 1/2π अंडर रूट एल इंटू सी होता है, ठीक है, इंटू टी, यही फ्रीक्वेंसी होता है जो फ्रीक्वेंसी आपका सीरीज एलसीआर सर्किट का फॉर्मूला है, सेम एलसी ऑसिलेशन जो होता है उसका भी फॉर्मूला सेम होता है फ्रीक्वेंसी का, 1/2π अंडर रूट एल सी इंटू टी इज इक्वल टू 1/4, तो ये 2 और 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसल, टी का वैल्यू आ जाएगा आपका π/4 अंडर रूट एल सी, π/4 अंडर रूट एल सी, एंड दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A voltage source V is equal to V naught sin omega t plus phi is applied to a circuit containing a resistance R, capacitance C and inductance L in series. The current will be maximum when? Current maximum तब होता है जब XL is equal to XC हो जाता है और 1/omega L is equal to omega L is equal to 1/omega C होता है, तब आपका रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में आपका करंट मैक्सिमम हो जाता है, तो डायरेक्ट है ऑप्शन बी आ जाएगा और कुछ नहीं। In LCR circuit, the inductance is changed from L to 5L. Inductance is changed from L to 5L for same resonant frequency. Sorry, for the same resonant frequency, the capacitance should be changed from C to. अब देखो resonant frequency जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2π अंडर रूट LC। तो आप ये चाहते हो कि resonant frequency चेंज ना हो, सेम resonant frequency रहना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, L को 5L बना दिया। तो अगर आप L को 5L बना दोगे और आप चाहते हो कि आपका फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो, तो आपको इस 5 को कैंसिल करना होगा, उसके लिए आपको C को C/5 बनाना होगा ताकि 5 कैंसिल हो जाए और पहले जैसे ही फ्रीक्वेंसी रहे, तो C को बनाओगे C/5, ऑप्शन ए आ जाएगा सीधा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A series LR circuit has impedance Z when a AC source is connected across it. Now a capacitance is connected in series with LCR in the circuit. The new impedance of the circuit is, जब LR सर्किट था तो इम्पिडेंस जो आपका था वो अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। जब उसके बाद कैपेसिटेंस भी लगा दिया गया, द न्यू इम्पिडेंस, नया इम्पिडेंस Z2 हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस लगाने के बाद क्या होगा बताओ, XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखो XL में से कुछ माइनस हो गया, XL में से XC माइनस हो गया, तो इसका मतलब आपका इम्पिडेंस कम हो गया, impedance decreases, the new impedance of the circuit decreased, C आ जाएगा सीधा। आगे बढ़ते हैं। The source of alternating EMF is connected to pure inductor only, then which of the following is the correct statement? सिर्फ प्योर इंडक्टर के अक्रॉस आपका EMF लगा के रखा हुआ है, तो देखते हैं क्या क्या। The voltage across inductor is in same phase with current through it, नहीं π/2 से बड़ा होता है ना। The voltage across inductor leads the current, हाँ वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2 एंगल से या रेडियन से, ठीक है। द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा आपका R और C तो टाइम दे देगा भाई, आप निकाल सकते हो इसको, R और C आपको टाइम दे देगा निकालना है कैसे बताओ, देखो R और C, चलो देख लेते हैं, याद भी रख सकते हो, R और C टाइम देता है वैसे, लेकिन R जो होता है वो V/I होता है, V/I हो गया। C क्या होगा बताओ, C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो आपका V और V कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा
सी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला Q बाई वी होता है, Q चार्ज होता है, V वोल्टेज होता है। अब I इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, करंट, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, RC का वैल्यू टाइम, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। In an LC circuit, angular frequency at resonance is omega. Resonance? LC circuit में कहाँ से resonance आ गया? If the inductor's inductance is made twice and capacitor's capacitance is made 4 times, the new angular frequency at resonance will be. Angular frequency, ठीक है, angular frequency देखो, frequency का फॉर्मूला क्या होता है, LC oscillation लेके चलते हैं। LC oscillation में आपका frequency का फॉर्मूला 1/2 रूट ऑफ LC होता है। 2 पाई यहाँ भेज दो तो 2 पाई f जो होगा 1/रूट ऑफ LC हो जाएगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला जो है 1/रूट ऑफ LC होगा, ये ध्यान में रखो, ओमेगा इज 1/रूट ऑफ LC। अब इन्होंने क्या बोला, इफ द इंडक्टर्स इंडक्टेंस इज मेड ट्वाइस, तो नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इस केस में इंडक्टर का इंडक्टेंस ट्वाइस कर दिया, यानी कि √12 कर दिया, एंड कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस इज मेड 4 टाइम्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा इस केस में, 4 2 8 हो जाएगा, तो 1/रूट ऑफ 8 अपॉन रूट ऑफ LC। अब 1/रूट ऑफ LC ओमेगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल ओमेगा अपॉन रूट ऑफ 8, और रूट ऑफ 8 क्या होता है आपका 2√2 हो जाएगा। तो नया जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा अपॉन 2√2 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंडक्टेंस ऑफ 300 बाय पाई मिली हेनरी, इंडक्टेंस जिसका वैल्यू 300 बाय पाई मिली हेनरी है, दैट इज इक्वल टू 300 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हेनरी। A capacitance of capacitor 1 by pi millifarad, कैपेसिटेंस 1 बाय पाई मिलीफराड का मतलब 1 बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ फराड, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स ऑफ 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। चलो, सीरीज LCR सर्किट है, द फेज एंगल बाय विच द वोल्टेज लीड्स द करंट इन द सर्किट इज, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद E की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको फेज डिफरेंस LCR सर्किट में चाहिए, तो इम्पिडेंस ट्राइंगल का यूज़ करना है आपको, Z XL माइनस XC और ये आपका R हो जाएगा। तो आपको फाई का फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R। XL का वैल्यू जो होगा वो होगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन R, और ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो 2 पाई f इंटू L माइनस 1/2 पाई f इंटू C अपॉन R होता है। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 पाई f इंटू L, f मतलब कितना 50 और L कितना है 300 बाई पाई है, तो 2 पाई f मतलब 50, L मतलब 300 बाई पाई, 300 बाई पाई इंटू 10⁻³। अरे यार यहीं पे लिखता हूँ, चलो इसको छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये हाँ, चलो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 पाई इंटू 50 इंटू L का वैल्यू कितना है 300 अपॉन पाई इंटू 10⁻³, 300 अपॉन पाई इंटू 10⁻³, सॉरी ये L हो गया, माइनस 1/2 पाई इंटू 50 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है 1 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और पूरे को R से डिवाइड कर दो, R कितना है यहाँ पे 20 है। अब निकालो वैल्यू भाई, ये पाई, ये देखो 50 2 100 हो गया, 100 और 100, ये 10 बच जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ पाई का वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे तो 30 बच गया, मेरे हिसाब से 30 बच रहा है, यहाँ देख लेते हैं 1 ये 100 हो गया, पाई कैंसल आउट हो गया, तो 10⁻⁻1 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 10 बच जाएगा, -10 अपॉन 20, तो ये तो 1 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री होता है,
अच्छा tan इनवर्स ऑफ 1 इन्होंने दे के रखा है, ठीक है। 55 का मैं एक बार चेक कर लूँ, कन्फर्म कर लूँ। 55 का C tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है, यस करेक्ट। बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे आ गया था कैलकुलेशन, इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, चेक कर लिया और कुछ नहीं। इन डीसी सर्किट बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन कंडक्ट। देखो डीसी सर्किट में मैंने आपको बताया था, डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी होता है 0, तो XL का वैल्यू ओमेगा L दैट इज इक्वल टू 2 पाई f इंटू L, इसका मतलब f का वैल्यू 0, तो XL का वैल्यू 0 होगा। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा C होता है, 1 अपॉन 2 पाई f इंटू C होता है। अब 1 अपॉन 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो सॉरी 1 अपॉन 0 होगा, फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, कोई ऑपोजिशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो इंडक्टर अगर कोई ऑपोजिशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर करंट बड़े आराम से जाएगा। तो डीसी करंट इंडक्टर कंडक्ट करने देता है, लेकिन कैपेसिटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब कैपेसिटर के थ्रू डीसी करंट पास नहीं हो पाएगा। सो बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कंडक्ट, बिल्कुल नहीं। कैपेसिटर कैन कंडक्ट, बिल्कुल नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इंडक्टर कैन कंडक्ट बट कैपेसिटर कैन नॉट, ये सही है, ठीक है। चलो ऑप्शन सी। 57 एन अल्टरनेटिंग EMF is given by E is equal to E naught sin omega t. In what time the EMF will have half its maximum value if E starts from 0? सिंपल है, ऑलरेडी हम कर चुके थे। E is equal to E naught sin omega t। मैक्सिमम वैल्यू का आधा पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो E का वैल्यू E naught by 2 कर दो। E naught by 2 is equal to E naught sin omega t। E naught कैंसल, तो ये 1 by 2 is equal to sin omega t कर दो। 1 by 2 मतलब साइन 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो साइन हटा दोगे तो आपका ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है टाइम पीरियड के हिसाब से। तो यहाँ से आप देख सकते हो पाई और पाई कैंसल, टी का वैल्यू टी बाई 12 आ गया। ये हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, टी बाई 12 ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट मी सी कितने क्वेश्चंस अभी बच गए, मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चंस बचे होंगे। एक सेकेंड ना, या वी हैव 1 2 3 4 क्वेश्चंस, ठीक है चलेगा, चलो देखते हैं। एंड सीरीज LCR सीरीज सर्किट with 80 ohm resistance is connected to 160 volt 50 hertz AC source. Okay. LCR series circuit with 80 ohm resistance, ठीक है। When only the capacitor is removed, the current lags behind the voltage by 60 degree. When only inductance is removed, the current leads the voltage by 60 degree. When only the inductance is removed, the current in the LCR circuit is. अरे बाप रे बाप, ये तो क्वेश्चन बड़ा भयंकर फंसाया हुआ है। चलो देखते हैं। इन सीरीज LCR सर्किट विथ 80 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू 80 ओम है, ये फिक्स करके रखा हुआ है। चलो ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ये फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज देके रखा हुआ है और EMF आपको देके रखा हुआ है। टोटल जो वोल्टेज है ERMS वो आपको 60 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज की है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। When only capacitor is removed, the current lags behind the voltage by 60 degree. अब मान लो कैपेसिटर हटा दिया तो बचा आपका क्या, इंडक्टर, रेजिस्टर। और ऐसे केस में वो क्या बोल रहा है बताओ, द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो अगर मान लो आपका वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज या फिर EMF लीड कर रहा है, तो याद करो जब वोल्टेज या EMF लीड करता है तो हम फाई का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, इस केस में L और R है तो XL अपॉन R हो जाएगा। और फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू 60 डिग्री बोला ना लोगों ने, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन R, और R का वैल्यू कितना है, 80 है। tan यहाँ लेके आ जाओ, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू XL अपॉन 80। और मुझे एक बात बताओ कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो √3 इज इक्वल टू XL अपॉन 80, तो आपको यहाँ से XL का वैल्यू मिल जाएगा 80 √3, 80 √3।
चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। When only the inductance is removed, the current leads the voltage by 60 डिग्री। अब देखो आपका EMF लैग कर रहा है सेकेंड केस में, सेकेंड केस में EMF लैग्स बाय 60 डिग्री, करंट लीड कर रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है LCR सर्किट में अगर EMF लैग करता है तो आपको फाई का वैल्यू नेगेटिव लेना है, फाई का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है। अब देखो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इस बार XL माइनस XC अपॉन R करोगे तो क्योंकि इस केस में आपका XL है ही नहीं तो जीरो माइनस आपका माइनस जीरो माइनस XC अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपका XL रिमूव कर दिया गया, इंडक्टेंस रिमूव कर दिया गया सेकेंड केस में। ये आपका सेकेंड केस है, सेकेंड केस आपका XC जीरो है, XL जीरो इसलिए क्योंकि आपका इंडक्टर रिमूव कर दिया गया। फाई का वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, इन्होंने 60 डिग्री लिखा है, माइनस 60 डिग्री लेंगे, माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस XC अपॉन R। tan इनवर्स यहाँ ले आओ तो tan इनवर्स ऑफ माइनस 60 डिग्री या tan ऑफ माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस XC अपॉन R हो जाएगा। tan 60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री √3 होता है ना, हाँ √3 होता है। तो tan ऑफ माइनस 60 डिग्री में से माइनस बाहर आ सकता है तो ये माइनस √3 हो जाएगा, माइनस XC अपॉन R। तो ऐसे में आपको XC का जो वैल्यू मिलेगा वो √3R हो जाएगा और XC इज इक्वल टू 80√3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे XL का वैल्यू XC का वैल्यू दोनों सेम, XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा। XL इज इक्वल टू XC होगा तो आपको इसमें से क्या मिल जाएगा बताओ, आपको चाहिए क्या? वैसे इन्होंने बोला कि इस केस में, पहले वाले केस में कितना करंट फ्लो हो रहा है जब आपका सिर्फ इंडक्टेंस रिमूव किया था, क्या द करंट व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड द करंट इन द LCR सर्किट इज। अच्छा, सिर्फ इंडक्टेंस रिमूव किया था, मतलब सेकेंड केस का करंट पूछ रहा है वो। सेकेंड केस का करंट जानने के लिए आपको L चाहिए और आपको C चाहिए। आपको क्या दे के रखा है? वैसे कुछ दिया तो है नहीं यार, नहीं XC तो मिल गया ना वैसे भी, तो क्या प्रॉब्लम है? तुमको XL ढूंढने की क्या जरूरत थी? वैसे इस केस में करंट ही चाहिए था ना, तो यार ये पहला वाला कराने की क्या जरूरत थी? क्या क्वेश्चन पूछ देते हैं लोग यार। अब सेकेंड केस में आप जैसे मान लो आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर है, बस सेकेंड केस में कैपेसिटर और रेजिस्टर, इसमें आपको करंट ढूंढना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप इम्पिडेंस ढूंढ लो, इम्पिडेंस √XC² प्लस R²। तो XC का वैल्यू क्या, 80√3, 80 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64 इंटू 3 प्लस 80 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर इंटू 3। ये क्या टाइम पास करवा रहे हैं? tan 60 की √3 होता है, हाँ √3 होता है। When only the inductance is removed, inductance remove the current in the LCR circuit। अब Z इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे? इसमें देखो 80 का स्क्वायर कॉमन ले लो, आपका 80 बाहर आ जाएगा, इसको 80 का स्क्वायर इंटू 3 कर लेते हैं। तो 80 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, यानी कि 160 हो जाएगा आपका। तो इम्पिडेंस आपका आ गया 160 ओम, इम्पिडेंस आ गया 160 ओम। तो पहले वाले की तो ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे लगा कुछ अलग क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये पहला वाला देने की क्या ज़रूरत थी? ये रिमूव कर लिया, वो रिमूव कर लिया यार, क्वेश्चन अपने हिसाब से घुमा दिया उन्होंने, क्वेश्चन एक्चुअली बदल दिया। ये एक्चुअली क्वेश्चन था लेकिन ये अलग टाइप से क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला सेंटेंस उन्होंने बदल दिया जिसके वजह से पहले वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पूरा जो केस है मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पार्ट चलो बाद में देखते हैं, पहले इसको निकाल तो लेते हैं, पता चला। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसी पेज पे ख़त्म करते हैं इसको, मूड ख़राब कर दिया। तो फिर पहला वाला कंडीशन देने की क्या ज़रूरत थी? ये तो भाई जब सेकंड कंडीशन का इसे पूछा है, सारा वैल्यूज़ दिया हुआ है, मेरे हिसाब से डायरेक्ट आ जाएगा। अब Z का फॉर्मूला आप यूज़ करोगे ERMS अपॉन IRMS, और Z का वैल्यू आपको पता है कि 160 है और ERMS आपको कितना दे के रखा हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो IRMS मिल नहीं जाएगा, 60 अपॉन IRMS।
तो यहाँ से IRMS का वैल्यू जो होगा वो 60/160 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/8। 3/8 देखो कितना कैलकुलेट करो, 3/8 जो होगा, नहीं यार मेरे को गड़बड़ लग रहा है इसमें, 3/8 जैसा वैसे कुछ देख नहीं रहा है यहाँ पे। 3 डिवाइडेड बाई 8 0.375। क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें, व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, इंडक्टेंस सिर्फ रिमूव किया है, सेकेंड केस में बोल रहा है ना वो। हाँ तो XC के वैल्यू 80√3 है, तो 80√3 का स्क्वायर किया तो 80 का स्क्वायर इंटू 3 हो गया, प्लस 80 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, 80 बाहर आ गया, 3 + 1 4 इंटू 2 160 आ गया। तो Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z। ERMS 60 है, ERMS कितना दिया हुआ है, 60 दिया है ना। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं बेवकूफ़ी हूँ। ERMS का वैल्यू 160 दिया हुआ है, तेरी वैल्यू ही गलत ले रहा था मैं, 160 दिया हुआ है, 160/160 1 एम्पियर हो जाएगा, ये तो सीधा सीधा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इसकी क्या ज़रूरत थी यार, टाइम पास करवा दिया पूरा इन लोगों ने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी भाई। सॉरी इसकी ज़रूरत है, ये वाले पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको सॉल्व नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि सेकंड केस में डायरेक्ट कर लो। तो पहला केस देने की क्या ज़रूरत है, पहला केस पूरी कहानी ही जो है ज़बरदस्ती बनाई गई है, क्योंकि सेकंड केस था, सेकंड केस में इन्होंने करंट पूछा गया है। अब मुझे मालूम नहीं था, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था, सिर्फ सेकंड केस की बात, पहला केस का कोई यूज़ ही नहीं है इस केस में। अब सेकंड केस से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट कंफर्म, यही आंसर है 58, यही होगा ही, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है 58 का आपका। यहाँ पे इन्होंने गलत, ये क्या सॉल्व करके रखा हुआ है, 58 में 2 एम्पियर दिखा रहा है, एक्सेल tan थीटा एक्सेल इज इक्वल टू XC, हेंस इट इज अ रेजोनेंस। नहीं गलत है, गड़बड़ है, इन्होंने गलत सॉल्व किया। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है द करंट व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, द करंट इन द LCR सर्किट। तो जब इन्होंने दे दिया है कि व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड, जब इंडक्टेंस को सिर्फ रिमूव किया गया था उस समय करंट क्या है। एक्चुअली में क्या है ना कि ये क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से या तो JEE या नीट का क्वेश्चन है। उन्होंने उसमें क्या पूछा था कि लास्ट में क्वेश्चन कैसा पूछा था, व्हाट वाज द करंट इन द LCR सर्किट, मतलब जब पूरा LCR में तीनों लगा हुआ था ना तब का करंट पूछा था। तो जब तब का करंट पूछोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेल और XC दोनों इक्वल हो जाएगा, तब पहले वाला यूज होगा, तब पहला वाला यूज होता है, क्योंकि इसमें जब कुछ भी रिमूव नहीं किया है ना तब का करंट पूछा है, मतलब L, C और R तीनों रहेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्सेल और XC इक्वल हो जाता है, तो एक्सेल इज इक्वल टू XC रेजोनेंट का केस हो जाएगा, और रेजोनेंस के केस में फिर जो करंट आएगा तो आपको टोटल इम्पीडेंस सिर्फ R के इक्वल हो जाएगा। टोटल इम्पीडेंस जब R के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल इज इक्वल टू XC है, तो आपका Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS, Z का वैल्यू R इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z हो जाएगा, 160 अपॉन 80, तब 2 एम्पियर आएगा। ऐसा सॉल्व किया हुआ है बुक में, पर वो गलत है, क्योंकि इन्होंने रेजोनेंस का करंट पूछा ही नहीं है। एक्चुअली में जो असली वाला क्वेश्चन है ना, वो असली वाले क्वेश्चन में इन्होंने जो है वो आपका रेजोनेंस, मतलब पहले केस में जो आपका रहता है करंट, वही पूछा गया है कि LCR पूरा जब रहेगा ना तब उसमें करंट क्या है। पर इन्होंने क्या किया बताओ, इन्होंने लास्ट में क्वेश्चन बदल दिया है, व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड द करंट इन द LCR सर्किट इज। तो ऐसे केस में आपका क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सेकेंड केस में करंट पूछे तो सेकेंड केस में तो 1 एम्पियर ही आएगा, समझे। मेरे हिसाब से यही परफेक्ट होगा, यही सही होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग वाले में। हाँ, जो उसमें नीट या JEE का क्वेश्चन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि नीट का क्वेश्चन था कि JEE का, मेरे हिसाब से JEE का ही होगा, उसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग था जिसमें इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एन LCR सीरीज सर्किट विथ 80 ओम रेजिस्टेंस है, इज कनेक्टेड टू 160 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स। तो भैया यहाँ पे एक LCR सर्किट है, L, C और R सर्किट, इसको AC सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर लिया। इसका जो एक वैल्यू दिया, मतलब RMS वैल्यू दिया है 160 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू देके रखा हुआ है 80 ओम।
रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80 ओम दिया हुआ है। और क्या किया, व्हेन ओनली द कैपेसिटर इज रिमूव्ड द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। तो पहले केस में यहाँ पे देखो क्या दिया है कि व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, व्हेन ओनली द इंडक्टेंस इज रिमूव्ड द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। अच्छा ओके, एक एक करके रिमूव कर रहे हैं हम लोग LCR, और उसके बाद बोला क्या है, द करंट इन द LCR सर्किट इज। इस LCR सर्किट में एक्चुअली में क्या करंट फ्लो हो रहा था, जो भी करंट होगा आपका RMS करंट ही होगा जो हमको ढूंढना है। तो पहला कंडीशन देखो क्या है, यहाँ पे कंडीशंस चेक कर लेते हैं कि जब कैपेसिटर को रिमूव कर दिया गया, तो जब कैपेसिटर को आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा बताओ, एक तो इंडक्टर बचेगा और दूसरा रेजिस्टेंस बचेगा, LR सीरीज हो जाएगा, LR सर्किट। और ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि आपका EMF लीड करेगा, करंट लैग करेगा। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि LCR सर्किट में जब EMF लीड करता है, EMF जब लीड करता है तो हमें जो फेज डिफरेंस है फाई का वैल्यू वो पॉजिटिव लेना है। मैंने बताया था, आपको लिख के भी दिया था, LCR सर्किट में EMF जब लीड करेगा तो हमें फाई का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, और फाई का वैल्यू हम जानते हैं इट इज tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R। पर क्योंकि यहाँ पे इस केस में आपका इंडक्टर है ही, कैपेसिटर है ही नहीं, तो XC का वैल्यू 0 हो जाएगा। फाई का वैल्यू कितना है, लीड्स बाय 60 डिग्री, EMF लीड्स बाय 60 डिग्री, EMF और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री, ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आपका EMF लीड कर रहा है, और नेगेटिव लेंगे अगर EMF लैग करेगा तो tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन R हो जाएगा, XC का वैल्यू 0 हो जाएगा, tan यहाँ पे ले आ जाओ, tan 60 डिग्री जो है वो आपका XL अपॉन R हो जाएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3 इज इक्वल टू XL अपॉन R हो जाएगा। तो XL का वैल्यू जो है वो √3R हो जाएगा आपका। पहले तो आपका XL का वैल्यू देख लो, √3 इंटू R हो जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं आपका, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में when only inductor is removed current leads by 60 डिग्री। अब अगर आपका इंडक्टर रिमूव कर दोगे तो बस कैपेसिटर और रेजिस्टर बच जाएगा, C और R सर्किट हो जाएगा। ऐसे केस में आपका करंट लीड करता है 90 डिग्री से, सॉरी 60 डिग्री से। जब करंट लीड कर रहा है तो EMF लैग करेगा, EMF लैग्स बाय 60 डिग्री। जब EMF लैग करता है क्योंकि करंट लीड कर रहा है तो हम फाई का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फॉर्मूला तो वही यूज करोगे, XL माइनस XC अपॉन R, और इस केस में आपका XL का वैल्यू 0 हो जाएगा। इंडक्टर कोई इंडक्टेंस प्रोवाइड इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। फाई का वैल्यू इस बार नेगेटिव लेंगे हम -60 डिग्री क्योंकि EMF लैग कर रहा है, tan इनवर्स ऑफ -XC अपॉन R हो जाएगा। XL का वैल्यू 0 डालोगे तो tan इनवर्स यहाँ ले आ जाओ, तो tan इनवर्स ऑफ tan हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ आने के बाद tan हो जाएगा, tan ऑफ -60 डिग्री जो होगा वो -XC अपॉन R हो जाएगा। tan -60 डिग्री आपका माइनस बाहर आ जाता है, tan के, tan और साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो ऐसे केस में -tan 60 डिग्री होगा। -tan 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो -√3 इज इक्वल टू -XC अपॉन R हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, XC का वैल्यू भी जो है वो √3R हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि XL का वैल्यू XC के इक्वल आ रहा है, XL का वैल्यू भी √3R था, XC का वैल्यू भी √3R है। इसका मतलब ये केस है रेजोनेंस का, रेजोनेंस हो गया है, और XL इज इक्वल टू XC होगा तो Z का वैल्यू R हो जाता है। तो Z जो होगा वो आपका ERMS अपॉन IRMS, Z तो R के इक्वल है, तो Z इज इक्वल टू R, ERMS का वैल्यू 160 अपॉन IRMS, तो आपका IRMS जो होगा वो 160 अपॉन R, दैट इज इक्वल टू 160 अपॉन R का वैल्यू कितना है भाई, 80 है, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा। तो सर्किट में करंट, LCR सर्किट में करंट 2 एम्पियर आ जाएगा। जो आपका LCR सर्किट था एक्चुअली ये रेजोनेंट सर्किट है क्योंकि इसमें XL और XC का वैल्यू एक जैसा आ रहा है, देख रहे हो ना। तो XL इज इक्वल टू XC कर दोगे तो Z जो होगा इंपेडेंस इसका सर्किट का, वो R के इक्वल हो जाएगा। तो फिर आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सीरीज LR सर्किट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 3R,
When a capacitor with capacitive reactance R is added in series, the ratio of old to new impedance is. तो पहले तो भाई आपका LR सर्किट था, ऐसे केस में आपका जो इम्पिडेंस होगा Z1 ले लेते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब क्योंकि इसमें C है ही नहीं तो एक्सी का वैल्यू 0 होगा, तो एक्सएल माइनस 0 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो Z1 इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सएल का वैल्यू कितना है 3R है, तो 3R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10R का स्क्वायर, 9R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 10R स्क्वायर और अंडर रूट 10R हो जाएगा। ये हो गया आपका Z1। बाद में सेकेंड केस में क्या किया गया, मैंने कैपेसिटर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ऐड कर दिया गया, तो वो सीरीज LCR हो गया। तो ऐसे केस में आपका Z2 इम्पिडेंस जो बनेगा वो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू XL का वैल्यू 3R था और XC का वैल्यू R था का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5R का स्क्वायर और अंडर रूट 5 इंटू R, ये हो गया आपका Z2। रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू इम्पिडेंस, मतलब ओल्ड मतलब Z1, न्यू मतलब Z2। ओल्ड का क्या था बताओ, अंडर रूट 10R अंडर रूट 5R, अंडर रूट 10R अंडर रूट 5R, इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 10/5 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो Z1 अपॉन Z2 आपका अंडर रूट 2/1 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट इज FR, the circuit is connected to a sinusoidally alternating EMF of frequency 2FR. Okay, the inductive reactance becomes XL1 and capacitive reactance becomes XC1. After changing the frequency XC1, ये दो बार लिख दिया क्या, after changing the frequency है XC1 is equal to, अच्छा after changing the frequency XC1 is equal to, ये क्या लिख दिया भाई, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट इज FR, द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग EMF ऑफ फ्रीक्वेंसी 2FR, द इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स XL1 एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स XC1 आफ्टर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, XC1 इज इक्वल टू, अच्छा तो आप देखो आपका जो XL इज इक्वल टू जब XC होगा तभी आपका रेजोनेंस होगा। तो ऐसे केस में हम लोग को पता है कि हमारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2π अंडर रूट L इंटू C, यही होता है, ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी 2FR कर दिया गया, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2FR कर दिया गया, तो ऐसे केस में आपका XL1 द इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स XL1, तो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बन गया XL1। अब ये XL1 का वैल्यू क्या है, XL1 का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा इंटू L होगा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2πf इंटू L हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2πf का वैल्यू 2FR इंटू L हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते जाओ तो आपका XL1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4πFRL, 4πFR इंटू L, FR का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4πFR का वैल्यू 1/2π रूट ऑफ LC इंटू L, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 2 हो जाएगा, L को रूट के अंदर ले जाओगे तो L²/LC हो जाएगा और 2 रूट ऑफ L/C, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ये हो गया आपका XL1। चलो ठीक है, अब उसी फ्रीक्वेंसी पे XC1 क्या होगा हमें पता करना है, तो XC1 क्या होगा बताओ, XC1 इज इक्वल टू 1/ωc होता है, यानी कि 1/2πf इंटू C होता है, यानी कि 1/2πf का वैल्यू 2FR है ना, तो 2FR इंटू C हो जाएगा, 2FR इंटू C दैट इज इक्वल टू 1/4πFR इंटू C, और अब यहाँ पे आप FR का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, FR का वैल्यू क्या हो जाएगा, FR का वैल्यू हो जाएगा 1/2π रूट ऑफ LC, 1/2π रूट ऑफ LC इंटू C,
2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और अंदर जाओगे तो C/L हो जाएगा। तो XC1 इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ, देखो C अंदर C² हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, C/L हो जाएगा। तो ये आपका XC1 आ गया। अब आपको क्या करना है, XC1 पता करना है इन टर्म्स ऑफ XL1। XC1 XL के टर्म्स में, तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, XC1/XL1। तो ये है आपका 2 रूट ऑफ LC, 2 अंडर रूट L/C। यहाँ पे क्या है 1/2 रूट ऑफ C/L। इसको पलट दोगे तो रूट ऑफ L/C हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट L/C अपॉन 1/2 रूट ऑफ L/C। 1/2 तो नीचे ही है ना, 1/2 ऊपर लेके चले जाओगे तो L आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 4 आ जाएगा। तो XC1/XL1 अगर 4 आ रहा है तो XC1 इज इक्वल टू 4XL1 हो जाएगा। XC1 इज इक्वल टू 4XL1, 4XL1 तो है ही नहीं, 1/4 आ रहा है यार। XC1 इज इक्वल टू, उल्टा कर दिया क्या मैंने, उल्टा मुझे लगता है उल्टा सब्स्टिट्यूट कर दिया है, उल्टा सब्स्टिट्यूट कर दिया है। एक काम करो, इसको और एक्सपैंड करते हैं, डायरेक्ट आंसर जल्दी आ जाएगा। तो XC1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो 1/2 रूट ऑफ C/L आया था, C² है ना, C/L आ जाएगा। इसको पलट दो तो L/C आ जाएगा, 1/2 रूट ऑफ L/C आ जाएगा। तो ये आपका XC1 आ गया। तो XC1/XL1 करना था 1/2 रूट ऑफ L/C डिवाइडेड बाय XL1 का वैल्यू क्या है 2 रूट ऑफ L/C, कैंसल आउट, ये 4 हो जाएगा। तो XC1 इज इक्वल टू 1/4 XL1 हो जाएगा, 1/4 XL1, दैट इज ऑप्शन ए, सिंपल। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का आपके सामने आपको दिख रहा है। लेट्स सी, अ कैपेसिटर 50 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। 50 माइक्रोफैराड मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। AC सोर्स E इज इक्वल टू 220 साइन 50t। तो फिर क्या, द वैल्यू ऑफ पीक करंट, पीक करंट क्या आएगा। अब देखो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, तो पीक करंट चाहिए ना उनको, तो आप एक काम करो, कैपेसिटेंस देके रखा है ना, तो कैपेसिटेंस का XC का फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होगा फॉर्मूला, XC इज इक्वल टू ERMS/IRMS, या E0/I0 भी चल जाता है, ERMS/IRMS भी चलता है, E0/I0 भी चलता है। पर यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि पीक करंट पूछा गया तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, E0/I0। E0 का वैल्यू आपको 220 दे के रखा हुआ है, मैक्सिमम करंट EMF का वैल्यू 220 है। यहाँ से आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल जाएगा 50, ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा का वैल्यू 50 हो जाएगा, तो अपॉन I0 हो जाएगा। तो XC का वैल्यू जो है 1/ωc होता है, दैट इज इक्वल टू 220/I0। तो I0 का वैल्यू जो होगा वो 220 ωc हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय C का वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। बस अब इसी को कैलकुलेट करना है। √2 कहाँ से आ जाएगा इसमें यार, √2 तो मेरे हिसाब से आएगा नहीं। देखो 1 0 2 0 और 3 0, 3 0 तो हटा दो, यहाँ पे 10⁻³ हो गया। 25 इंटू 22 कर दो, 25 इंटू 22 विल गिव यू 550, और 550 इंटू 10⁻³ विल गिव यू 0.55 एम्पियर, पीक वैल्यू 0.55 एम्पियर। ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपका AC सर्किट्स का भी जो पार्ट है, ये चैप्टर है, ये होता है यहाँ पे CT के लिए